गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शॉर्ट कॉम्पोजिशन का आज ही हमारा लास्ट टॉपिक है इनविटेशंस एंड रिप्लाईज। इनविटेशंस को हिंदी में कहते हैं निमंत्रण पत्र और रिप्लाईज उनके जो प्रत्युत्तर है। जनरली जो इनविटेशंस हमारे पास आते हैं हम उनका प्रत्युत्तर नहीं करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनविटेशंस कैसे लिखे जाते हैं और किस तरीके से लिखे जाते हैं, किन किन के बीच में लिखे जाते हैं, उन चीज़ों को जानना है और उनके रिप्लाईज़ देते हैं उनके बारे में जानना है। तो चलिए पहले हम सीखते हैं इनविटेशंस। बेसिकली इनविटेशंस 2 टाइप्स के होते हैं। तो जैसे आपने लेटर्स पढ़े थे पिछली क्लासेस में, सेम उसी तरीके से इनविटेशंस आर 2 काइंड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल तो शायद आप समझते ही हैं क्या होते हैं, लेकिन यहाँ इनविटेशंस में फॉर्मल जैसे शादी विवाह के कार्ड्स वगैरह हों, फेयरवेल पार्टी वगैरह के कार्ड्स हों, एनिवर्सरी के कार्ड्स हों, बर्थडे सेलिब्रेशन के कार्ड्स हों, तो वो जो फॉर्मल तरीके से दिए जाते हैं किसी को आमंत्रित करने के लिए जो कार्ड्स वगैरह, तो उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और वो फॉर्मेट थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है। मैं आपको एक इस तरीके का फॉर्मेट बताऊंगा जो लगभग सभी के लिए सूटेबल रहेगा। तो फॉर्मल, दूसरा फॉर्मल तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक कार्ड के टाइप में लिखा जाएगा, एक उसका विशेष पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसको आपको फॉलो करना है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा है। अगर आप उसको एक बार लर्न कर लेते हैं तो शायद किसी भी प्रकार का फॉर्मल इन्विटेशन आप लिख पाएंगे। इनफॉर्मल इन्विटेशंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल जो आप लेटर्स लिखते थे उन लेटर्स की तरह आप इनको लिख सकते हैं। हालांकि जो लेटर्स आप प्लस 2 क्लासेस के लिए, 11th क्लासेस के लिए पढ़ेंगे वो बहुत ही वाइड हैं, अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन जो सिंपल लेटर्स जब आप बचपन में 6-7 क्लासेस में लिखा करते थे इनफॉर्मली, वो आप लिख सकते हैं। यानी कि जो आपके फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, आपके रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, किनशिप में जो लिखे जाते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर्स के लिए। तो इनविटेशंस मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 2 टाइप के। फॉर्मल की जब हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इनविटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखना, रिप्लाईज अभी बात नहीं कर रहे। फॉर्मल इनविटेशन जब हमें लिखना है तो एक फॉर्मेट है जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, और इनफॉर्मल की जब हम बात करें तो उसको आपको लेटर के फॉर्मेट में लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी मार्किंग स्कीम वही है जो पहले थी, यानी कि वही 4 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए फॉर्मेट है, कंटेंट है 2 मार्क्स के लिए, और स्पेलिंग्स वगैरह, एरर्स वगैरह, एक्यूरेसी, एक्सप्रेशन ये हैं वो आपका 1 मार्क के लिए। तो फॉर्मेट आपको याद रखना है। सबसे पहले जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप इस तरीके से एक बॉक्स बनाएं और जो लास्ट की लाइन है उसको हम लास्ट में ड्रॉ करते हैं, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, और यहाँ आप देखो जहाँ जहाँ मैंने बोल्ड लिखा है, जैसे आप ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसमें लिखा है मिसेस एंड मिस्टर, और नेम यहाँ पे आपको खुद लिखना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ नेम आएगा, नाम आएगा। उसके बाद अगर आप इतना याद रख लेते हैं मिसेस एंड मिस्टर और आगे डैश यानी कि नाम के लिए स्पेस है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। उसके बाद में मैंने स्पेस छोड़ा है, यहाँ मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा, अभी देखेंगे। उसके बाद में अगर ये लाइन आपने याद रख ली, यहाँ एक वर्ड है बिनाइन, शायद पहली बार आप इससे एनकाउंटर हो रहे हैं। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है जेंटल, काइंड, हिंदी में समझे तो उदार या सौम्य। तो ये उसके बाद में ऑफ देयर सन, डॉटर, एल्स, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। एट देयर रेजिडेंस, फार्म हाउस, एड्रेस, एट टाइम। टाइम यहाँ आपको जैसे रेजिडेंस है तो रेजिडेंस उनका फार्म हाउस भी हो सकता है, या कोई दूसरा एड्रेस जो भी उसका कंप्लीट एड्रेस है उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ आपको एग्जांपल से ये चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद टाइम जब आपको लिखना है तो एट प्रपोजिशन के साथ लिखना है, यानी कि 6 AM 7 AM, या मॉर्निंग का भी PM, मॉर्निंग के लिए AM यूज़ होता है और इवनिंग के लिए PM। तो इस तरीके से आप टाइम AM PM के साथ में लिख सकते हैं। डेट आपको ऑन प्रपोजिशन के साथ लिखनी है, कंप्लीट डेट आपको मेंशन करनी है। साथ में
आपने जो आपके यहाँ पे आपके पास आपको कभी कभी कार्ड्स मिलते होंगे शादी विवाह के, तो उसके अंदर RSVP आपने पढ़ा होगा, तो वही RSVP यहाँ पे लिखना है। और ये एक फ्रेंच फ्रेज़ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कभी क्लास में रहेंगे तो क्या मीनिंग होता है इसका और क्यों लिखा जाता है। वैसे इसका मेनली मतलब होता है स्वागत करता। तो RSVP रिपोंडेज सिल वॉइस प्लेट, ये उनकी भाषा के अंदर है, रिपोंडेज सिल वॉइस प्लेट, लेकिन आपको उतना याद नहीं रखना है अभी। R.S.V.P. ये याद रखना है। उसके बाद मिसिस एंड मिस्टर, जो ऊपर आपने लिखा है मिसिस एंड मिस्टर, उसी को ही आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आगे जैसे मैंने क्वेश्चन में आंसर में लिखा है, आप उस तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इनमें आता क्या है। ये देखो ऊपर लिखा है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। यहाँ हमें उस ओकेजन का नाम लिखना है। आप चाहे तो बॉक्स में लिख सकते हैं या बिना बॉक्स के भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट नज़र आना चाहिए। आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा इटैलिक कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा घुमावदार उसको बना सकते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम का नाम आपको लिखना है और नीचे ऑफ देयर सन डॉटर एल्स, तो यही इनमें से जैसे कि जो प्रोग्राम है और उनका प्रोग्राम, वो बेटे का बर्थडे भी हो सकता है, बेटे की शादी भी हो सकती है, बेटी की शादी हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, तो ये सब चीज़ें, लेकिन वो है किसका उसका नाम आपको नीचे लिखना पड़ेगा। ऊपर तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन ये जो बॉक्स मैंने बनाया यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में ये फॉर्मेट होगा। इस फॉर्मेट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लास्ट में जहाँ आपका फिनिश हो जाता है वहाँ आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। हाँ, एक आगे एग्जाम्पल करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। जब भी आप फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं तो आपको इसमें मैंने लिखा यूज़ ओनली थर्ड पर्सन, मीन्स कि आपको ही, शी, इट, दे एंड देयर प्रोनाउंस, यानी कि उससे संबंधित जो उसके प्रोनाउंस हैं, अलग अलग केसेस हैं, सिर्फ आप उन्हीं को ही यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दे का देयर यूज़ कर सकते हैं, देम यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें। दूसरा, आप इसमें कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ नहीं प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है, फ्यूचर को भी अवॉइड करना है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस का इसमें यूज़ किया जाएगा। और ये किसके लिए है? फॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको ये जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है इम्पोर्टेंट, ये भी आपको याद रह जाएगा। चलो बढ़ते हैं एक एग्जांपल के लिए। देखो मिसिस एंड मिस्टर, वहाँ हमने नेम के लिए स्पेस छोड़ा था, तो यहाँ मैंने लिख दिया मिसिस एंड मिस्टर किशोरी लाल गुप्ता। यहाँ आपको याद रखना है ये किशोरी लाल गुप्ता है, ये इनवाइट करने वाला है, यानी कि जो इनवाइट हो रहा है उसका नाम यहाँ कहीं भी नहीं आएगा। यहाँ जिसकी तरफ से जो कार्ड बना है उन्हीं का, जैसे हमारे घर पे शादी है तो सिर्फ हमारे परिवार वालों का नाम रहता है, आप लोगों का नाम तो कार्ड के कवर के ऊपर रहता है। तो यहाँ हम कवर नहीं लिख रहे, कवर अप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटरनल जो कार्ड है, अंदर का जो कार्ड है उसकी बात हम कर रहे हैं। मिसिस एंड मिस्टर किशोरी लाल गुप्ता, तो यह नेम की जगह हमने लिखा किशोरी लाल गुप्ता। इसमें याद रखें कि मिसिस को पहले लिखा जाता है, मिस्टर एंड मिसिस नहीं, मिसिस एंड मिस्टर। महिलाएं सदैव पूजनीय होती हैं। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, अब ओकेजन का नाम क्या है? मैरिज, या आप वेडिंग भी लिख सकते हैं। वेडिंग किशोरी लाल गुप्ता ऑफ देयर सन, तो वहाँ मैंने 3-4 पॉइंट बताए थे, देयर सन, देयर डॉटर, या कुछ और भी हो सकता है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ मैरिज ऑफ देयर सन, अब यहाँ आप ध्यान से देखो कि किशोरी लाल गुप्ता खुद लिख रहा है और वो खुद को आवर नहीं लिख रहा है, वी यूज़ नहीं कर रहा है, आई यूज़ नहीं कर रहा है, यानी कि आपको फर्स्ट पर्सन को यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन को यूज़ करना है। तो यहाँ अगर सिर्फ मिसिस किशोरी लाल गुप्ता होता, यानी कि सिर्फ किशोरी लाल गुप्ता जी की वाइफ इनवाइट कर रही होती, या मिस्टर किशोरी लाल गुप्ता ही इनवाइट कर रहे होते, तो यहाँ ऑफ देयर की जगह ऑफ हर और हिज आ सकता था। लेकिन यहाँ ये दोनों हैं ऊपर, मिसिस एंड मिस्टर, तो आप यहाँ पर
देयर का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन दे होता है और उसके रेस्पेक्टिवली देयर लिखेंगे। अब यहाँ आप लिखेंगे बच्चों का नाम, उनके बच्चों का नाम। क्या लिखा है? राहुल वैड्स सोनी, यानी कि राहुल उनके बेटे का नाम है जिसकी शादी होने वाली है सोनी के साथ। तो यहाँ राहुल विद सोनी भी लिखा जा सकता है या सिंपली राहुल भी लिखा जा सकता है। एट देयर रेजिडेंस, यहाँ रेजिडेंस कहाँ पे उन्होंने आपको इनवाइट किया है? हाउस नंबर 51 राजीव नगर गुरुग्राम। तो इस तरीके से आप एड्रेस लिख सकते हैं। अगर उनके फार्म हाउस का कोई एड्रेस होता तो फार्म हाउस और उसका एड्रेस लिख देते। अगर फार्म हाउस वगैरह नहीं होते, कोई भी मैरिज प्लेस जो होते हैं वहाँ अगर कुछ होता तो उसके बारे में भी आप लिख सकते, जो भी एड्रेस होता। उसके बाद में टाइम एट 8 PM ऑनवर्ड्स, यानी कि जो शादी का जो समारोह है, जो प्रोग्राम है, वो ऑन होगा 8 बजे शाम से। ऑनवर्ड्स का मतलब है 8 बजे से शुरू हो जाएगा। ऑन मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन डेट के साथ में ऑन लिखना है, तो यहाँ लिखा आपने ऑन 28 अप्रैल 2020, यानी कि जो प्रोग्राम है वो 28 अप्रैल 2020 को 8 बजे से शुरू होगा हाउस नंबर 51 राजीव नगर गुरुग्राम से, जो कि किशोरी लाल गुप्ता जी का रेजिडेंस है। उसके साइड में ये फॉर्मेट आपको ऐसे कैसा फॉलो करिए, RSVP आप बीच में ना लिखें, साइड में ही लिखें इसको। और ये जो आप लिख रहे हैं इसको सेंटर में लिखना है, ये नहीं कि आप इसको लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, नहीं, सेंटर से आपको लिखना है। जैसा मैंने लिखा है सेम उसी तरीके से। RSVP वहाँ मैंने आपको कहा था कि मिसिज एंड मिस्टर किशोरी लाल गुप्ता भी यहाँ पे आ सकता है, या आप इस तरीके से लिखते हैं गुप्ता फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि गुप्ता का परिवार और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो सब RSVP यानी कि स्वागतकर्ता के रूप में। और यहाँ फ़ोन नंबर PH नंबर करके एक नंबर मैंने लिखना भूल गया, यहाँ कोई भी आप इमेजनरी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। तो अभी इन्विटेशन में हम बात कर रहे थे, इन्विटेशन कैसा था? ये फॉर्मल। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इन्विटेशन लेकिन इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब जहां आपका कंफर्टेबल लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें ये आज तक फॉर्मल इनफॉर्मल का मीनिंग समझ नहीं आया। हालांकि वीडियो बड़ी बन जाती है, अगर क्लासेस में होते तो ज़्यादा अच्छे समझा पाता। सपोज़ कि मान लो मैं ही हूँ और मैं टीचर हूँ और मेरा बेटा मेरी क्लास में पढ़ता है, तो क्लास में वो मुझे क्या कहता है? क्लास में ऑब्वियसली वो मुझे अगर उसकी कोई क्वेरी है तो सर कहेगा, ना कि पापा कहेगा। ऐसे ही अगर मैं घर हूँ तो घर वो मुझे सर नहीं कहेगा, वो मुझे पापा कह सकता है। तो देखो, दो लोग सेम हैं लेकिन उनका कंफर्टेबल जोन अलग है। अगर उसको घर पे मैंने कोई काम करने के लिए कहा तो हो सकता है वो मना कर दे कि पापा नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा, पापा मैं सोऊंगा। लेकिन अगर वो काम मैंने स्कूल के अंदर कहा है तो वो ये मना नहीं कर सकता है। तो वहाँ हमारा रिलेशन कंफर्टेबल जोन में नहीं है। अगर उसको मुझसे छुट्टी चाहिए एक स्टूडेंट होने के लिए और मैं उनका क्लास टीचर हूँ, तो वो मुझे एक एप्लीकेशन लिखेंगे। समझ आया? तो वो मेरा वहाँ पे फॉर्मल रिलेशन है और घर पे इनफॉर्मल है। तो ये चीज़ें ऐसे आपको समझ, तो जहाँ कंफर्टेबल लेवल आपका होता है दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, तब आप इनफॉर्मल लिखते हैं, अदरवाइज़ फॉर्मल लिखते हैं। सपोज़ आप ही है और आपका कोई दोस्त है जो कि अब MLA बन गया है या फिर कोई ऑफिसर बन गया है, और एज ए ऑफिसर आप उसको अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं तो वो फॉर्मल है, और एज ए फ्रेंड इनवाइट कर रहे हैं तो फिर वो इनफॉर्मल है। चलो बढ़ते हैं इनफॉर्मल। तो ये मैंने आपको बताया इनफॉर्मल इनविटेशन बिल्कुल ही लेटर राइटिंग की तरह होते हैं। तो लेटर राइटिंग, लेकिन जो कंप्लीट लेटर राइटिंग है बिल्कुल उसकी जो पुराने टाइम में आप लिखते थे बहुत ही शॉर्ट टाइप का, उस तरीके का। तो 2-4-5 चीज़ें हैं, ये आप इसको याद रख सकते हैं। बॉक्स इसमें भी रहेगा। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस यानी कि जो भेज रहा है उसका पता आपको यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ राइटिंग द इन्विटेशन, और जो इन्विटेशन आप लिख रहे हैं उस दिन की डेट आपको इसमें मेंशन करनी है। सैल्यूटेशन आपको लिखना है डियर, उसका नाम लिख सकते हैं। अगर आपका ब्रदर है तो आप उसको डियर ब्रो लिख सकते हैं, पेरेंट्स है तो डियर फादर, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो आप लेटर लिखते हैं, ओपनिंग द लेटर विथ सम प्लीजेंट सेंटेंसेस, यानी कि कुछ सुहावने अच्छे शब्दों के साथ सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं। इनवाइट फ्रेंड्स, आप मतलब मैं ये आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। और फिर जो आपके दोस्त है, रिलेटिव है, आपके नियर डियर, जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं उसको इनवाइट करें, उस प्रोग्राम का नाम बताएं, किस लिए इनवाइट कर रहे हैं। अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इफ़ एनी, अगर कोई और भी
बहुत ही महत्वपूर्ण अगर कोई जानकारी है तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल वे के अंदर आप इसको लिखते हैं। लास्ट में सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है, जैसे आप जब लिखते हैं एप्लीकेशंस वगैरह, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कई बार तो सिर्फ योर्स ही लिख के छोड़ा जा सकता है, योर्स अफेक्शनेटली हो सकता है, योर लविंग हो सकता है, इस तरीके से। सिग्नेचर का मतलब यहाँ भी कंप्लीट नेम ही है, तो ऊपर सेंडर एड्रेस आ गया, नीचे उसका नाम आ जाएगा। एक बात आप हमेशा याद रखें कि एड्रेस में कभी भी नाम को शामिल नहीं किया जाता है। चलो देखते हैं, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप फर्स्ट सेकंड पर्सन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ थर्ड पर्सन की भी ज़रूरत होती है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ यू आर नॉट बाउंडेड टू जस्ट यूज द थर्ड पर्सन, यू कैन यूज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वट एवर मीन्स आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज। लेट्स सी द एग्जाम्पल। यहाँ एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप इस आंसर से ही समझ जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले सेंडर एड्रेस उसने लिखा 15, राजीव नगर, गुरुग्राम, ये वहाँ का एड्रेस है। उसके बाद में आपको डेट मेंशन कर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सेंडर एड्रेस और डेट के बीच में एक लाइन का गैप है। तो इस तरीके से डेट अलग दिखनी चाहिए, वो अलग पार्ट है। और डेट का पैटर्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस तरीके से डेट का पैटर्न आप लिखें, ईयर को लिखे, सबसे पहले कॉमा लगाएं, फिर मंथ का नाम लिखें इंग्लिश में, और उसके बाद में डेट को 2 डिजिट में आप लिखने की कोशिश करें। अगर ये 14 की जगह 4 होता तो हम लिखते 04, राइट। तो यहाँ इसने एड्रेस लिखा, उसके बाद में डेट लिखी, और अब नीचे देखो इसने सैल्यूटेशन लिखा डियर संजना। कोशिश करें कि संजना वगैरह जैसे नाम लिखा इसने, इसके बाद में सैल्यूटेशन के बाद में कोई भी कॉमा वगैरह लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फाइनली my dream of opening an exclusive parlor of ladies has come true, और यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि यहाँ बिल्कुल फ्री होकर बहुत ही कॉमन वे में जिस तरीके से बात करते हैं उसी तरीके से लिख रही, कोई भी फॉर्मेलिटी यहाँ शो नहीं कर रही है। वो कह रही है कि भाई मेरा जो सपना था एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर लेडीज़ खोलने का, लेडीज़ के लिए, वो सच हो गया है अंत में। वेल ठीक है, अच्छा, आई हैव नेम्ड इट, और मैंने पता है नाम क्या रखा है इसका, सिटी मेकअप। एंड डू यू नो हु इज़ कमिंग फॉर द इनॉग्रेशन, दीपिका पादुकोण। और यहाँ क्वेश्चन मार्क करके खुद ही बता रही है कि दीपिका पादुकोण इसके इनॉग्रेशन के लिए आ रही है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके इसने लिखा द इनॉग्रेशन इज़ ऑन संडे 19th of April at 6 PM, फुल स्टॉप, डू कम। उसने कहा कि आना ही है, आपको ज़रूर आना है। और फिर उसके बाद फुल स्टॉप करके उप्स, और फिर ऐसे डॉट डॉट लगा के वो लिखे आई फॉरगॉट टू टेल यू द लोकेशन। अरे मैं तो भूल ही गई आपको तुम्हें लोकेशन बताना। इट इज़ नेक्स्ट टू द गुरुग्राम सेंट्रल मॉल। गुरुग्राम के अंदर जो सेंट्रल मॉल है, इफ़को चौकी से जब अंदर जाते हैं अभी तो वहाँ उसके जस्ट आगे ही है ये। तो इस तरीके से इस कंफर्टेबल लैंग्वेज आप इसके अंदर यूज़ करते हैं। लास्ट में इसने सब्सक्रिप्शन लिखा योर्स अफेक्शनेटली, और लास्ट में अपना नाम लिख दिया। तो यहाँ हमें पता चला कि संजना को लेटर लिखा गया और मान्या ने लिखा है। तो यहाँ इस तरीके से एक लेटर के फॉर्मेट के अंदर आप एक इनविटेशन लिख सकते हैं जो कि इनफॉर्मल है। तो यहाँ मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर्स बता दिए हैं। अब बात करते हैं इनके रिप्लाइज़ के बारे में। जनरली हम रिप्लाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन रिप्लाइज़ हमें करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का अरेंजमेंट पता नहीं कैसा है। आप कह दो कि आप जाओगे, पता चले कि आप नहीं गए, तो हो सकता है वो जो सामान जो अरेंजमेंट वहाँ किया है वो वेस्ट हो जाए। तो इसलिए रिप्लाइज़ करने चाहिए। तो यहाँ जो रिटर्न रिप्लाइज़ हैं वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो एक सीधी सी बात ये बनती है कि जब इन्विटेशंस के टाइप्स 2 टाइप्स हैं, 2 काइंड हैं, 2 काइंड्स हैं, यानी कि फॉर्मल है और इनफॉर्मल है। तो सीधी सी बात है, फॉर्मल का रिप्लाई फॉर्मल वे में जाएगा, इनफॉर्मल का रिप्लाई इनफॉर्मल वे में जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रिप्लाइज आर ऑल्सो 2 काइंड्स, यानी कि 2 तरीके के होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और हम आगे बढ़ते हैं कि जब भी आपको कोई इनविटेशन देता है तो वहाँ 2 ही चीज़ें होती हैं। या तो आप इनविटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप उसको स्वीकारते हैं, यानी कि जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर जा रहे हैं, उस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले हैं। और दूसरा मैंने लिखा डिक्लाइन, या आप उसको रिफ्यूज़ल भी कह सकते हैं।
डिक्लाइन का मीनिंग होता है निरस्त कर देना, रिफ्यूजल का मतलब इनकार कर देना, वही सब एक चीज़ें हैं। तो यहाँ अगर कोई आपको इनवाइट करता है, या तो आप उस प्रोग्राम में जा रहे हो, यू आर इन दैट प्रोग्राम, या फिर आप उसको डिक्लाइन कर देते हो। डिक्लाइन का मतलब है कि आपने मना कर दिया है उस चीज़ के लिए, इट मीन्स कि आप वहाँ नहीं जा रहे हो। तो ये रिप्लाइज आप समझ गए होंगे कि फॉर्मल है, तो फॉर्मल के 2 टाइप्स है, एक्सेप्टेंस, या तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, या डिक्लाइन या रिफ्यूज, या आप उसको मना करें। तो ऐसे ही इनफॉर्मल के भी 2 ही पार्ट्स होते हैं। समझ गए होंगे कि रिप्लाइज आर 2 काइंड्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एंड ईच रिप्लाई हैज़ another 2 parts. One is acceptance and second one is refusal, or we used to call it decline. तो एग्जाम्पल देखते हैं एक्सेप्टेंस का। जब भी आप एक एक्सेप्टेंस का रिप्लाई लिखें तो इस बात का आप ख्याल रखें कि सबसे पहले ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्टेंस या डिक्लाइन। यहाँ आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन दोनों में से एक जरूर लिखना पड़ेगा। और वो कहाँ लिखना है, वो बॉक्स के बाहर लिखें, आप कोशिश करें। अगर आप उसके अंदर लिखना चाहते हैं तो सेंटर में लिखें और ऊपर ही ऊपर लिखें। यहाँ आप देखिए किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये भी आपको एक बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ वो जो फर्स्ट में जो हमने लिखा था उसका ही रिप्लाई मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस। सपोज कि मिस्टर और मिसेस किशोरीलाल यादव ने इनवाइट किया है नवदीप लांबा जी को, जो वीआईपी स्कूल के डायरेक्टर हैं, और अब नवदीप लांबा जी रिप्लाई कर रहे हैं। तो वो अपने नाम से पहले खुद से ही मिसेस एंड मिस्टर नवदीप लांबा वीआईपी स्कूल लिखेंगे। उन्होंने क्या लिखा, एक पर्टिकुलर छोटा सा फॉर्मेट है, आप ध्यान से देखना, आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा ये, और बहुत ही ईजी है। और इस छोटे से काम के लिए आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। और कभी भी जो क्वेश्चन मिलता है, या तो आपको रिप्लाईज ही मिलता है या इन्विटेशन ही मिलता है, दोनों कभी नहीं मिलते। तो देखो, सबसे पहले हमने एक्सेप्टेंस लिखा, बॉर्डर लिया, उसके बाद में मिसिज एंड मिस्टर नवदीप लांबा वीआईपी स्कूल, थैंक टू मिसिज एंड मिस्टर किशोरी लाल यादव, सॉरी वहाँ गुप्ता था, मिस्टेकनली हो गया, मिसिज एंड मिस्टर किशोरी लाल यादव, फॉर इन्वाइटिंग देम फॉर देयर डॉटर्स मैरिज। यहाँ वहाँ हमने सन के लिए लिखा था, मैंने यहाँ जानबूझ के डॉटर लिख दिया, डॉटर्स मैरिज एट देयर रेजिडेंस ऑन 28 अप्रैल 2020। तो ये जो कॉमन सी लाइन है, ये सभी के लिए यूज़ की जा सकती है, सिर्फ आपको नाम बदलने हैं। इनविटेशन जिसको आया है उसका नाम आप लिखेंगे, यानी कि अब जो इसका रिप्लाई कर रहा है वो अपना नाम पहले लिखेगा, उसके बाद वो थैंक लगाकर उनका नाम लिख देगा जिन्होंने उसको इन्वाइट किया है। उसके बाद फॉर इन्वाइटिंग लिख के यहाँ अगर एक को इन्वाइट किया है तो मिसिस के हिसाब से तो हर आ जाएगा, अगर मिस्टर है तो हीज आ जाएगा, अगर दोनों का है तो देम आ जाएगा। ठीक है, फॉर देयर डॉटर, यहाँ आप देखो कहीं भी हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं किया, थर्ड पर्सन यूज़ कर रहे हैं, देम ऑफ देयर डॉटर्स मैरिज एट देयर रेजिडेंस। तो जैसा कि क्वेश्चन में था, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो इनविटेशन मैंने शो किया उसी इनविटेशन को वैसा का वैसा रख देंगे क्वेश्चन पेपर में, और कहा जाएगा कि इसका रिप्लाई लिखो एक्सेप्टेंस में। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से, तो यहाँ एक सिंपल सी बात आपको लिखनी है कि आप सबसे पहले धन्यवाद करते हैं जिसने आपको इन्विटेशन दिया है, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या प्रोग्राम उसके बारे में लिखेंगे, कहाँ बुलाया है, किस डेट को बुलाया है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो सिंपल, एक बार दोबारा मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मिसिज एंड मिस्टर नवदीप लांबा वीआईपी स्कूल थैंक, धन्यवाद करते हैं टू मिस्टर एंड मिसिज किशोरी लाल यादव फॉर इन्वाइटिंग देम फॉर देयर डॉटर्स मैरिज एट देयर रेजिडेंस ऑन 28 अप्रैल 2020। यानी कि इस तारीख को उन्होंने अपने रेजिडेंस पर उनको इनवाइट किया अपनी बिटिया की शादी के लिए, तो ये उनका सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं। एक्सेप्ट में लिख रहे हैं तो ये लाइन आप याद रख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है, दे आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, कि वो बहुत ही खुश है इस इन्विटेशन को, इस आमंत्रण को स्वीकार करके, एंड विल रीच टाइमली, और समय पर पहुँचेंगे, विद देयर 2 किड्स, और अपने 2 बच्चों के साथ, गोविंद एंड वृंदा। तो यहाँ उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वो
3, 2 लोग तो ये जिनको इन्होंने इनवाइट किया और 2 वो अपने बच्चों को साथ लेकर आएंगे। तो इस तरीके से रिप्लाईज इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। सपोज़ कि अगर आप किसी एमएलए को आपके यहाँ पे 26 ऑफ जैन सेलिब्रेशन कर रहे हैं या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई अदर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो एक एमएलए को आप बुलाओगे, क्या अकेला एमएलए आएगा? नहीं, उसके साथ में कुछ और लोग भी होते हैं। तो वहाँ से फिर उस रिप्लाई उसको करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास एक डेलीगेशन है इतने लोगों का, वो साथ आएगा, मेरा ड्राइवर साथ आएगा, मेरा पीए साथ आएगा। तो इन चीज़ों को वो बताते हैं। तो इसलिए रिप्लाई जो है इन्विटेशंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो चीज़ें ज़रूर एक बार ध्यान से देख लें। यूज़ प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, जितना हो सके प्रेजेंट टेंस को आप यूज़ कीजिए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पास्ट टेंस का यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने लास्ट लाइन में लिखा था, दे आर प्लीज टू एक्सेप्ट, यहाँ प्रेजेंट लिखा, एंड विल रीच टाइमली। तो यहाँ विल की जगह हम सिंपली ये भी लिख देते एंड रीच टाइमली, तब भी ये सही था, विल लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। यूज़ थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, तो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फॉर्मल इनविटेशन में भी आप थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी आपको थर्ड पर्सन का ही यूज़ करना है जब आप उसका रिप्लाई करते हैं, इधर एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन। इन्फॉर्म अबाउट अटेंडिंग द फंक्शन, और आपको इस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, मेनली एक्सेप्टेंस का मीनिंग यही है। तो यहाँ आपको इन्फॉर्म करना है कि आप उस फंक्शन को, इवेंट को, जो भी है सेलिब्रेशन को अटेंड करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो बढ़ते हैं। अभी ये एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा, अभी हो सकता है कि आगे आपको डिक्लाइन, भाई आपको इनवाइट किया है, हो सकता है कि आप उसको डिक्लाइन करें, आप नहीं जा पाए उस दिन, आपको घर कोई ज़रूरी काम, हो सकता है आपके ही घर पे शादी हो और हो सकता है आपकी ही शादी हो, तो डिक्लाइन करना हो सकता है ना। तो इसलिए मिसिस एंड मिस्टर नवदीप लांबा, VIP स्कूल, thank to Mrs. and Mr. Kisorilal Yadav for inviting them for their daughter's marriage at their residence on 28th of April 2020। यहाँ तक एक्सेप्टेंस का और डिक्लाइन का आप देखोगे कि दोनों ही सेम है। क्यों? भाई उन्होंने हमें इनवाइट किया है तो धन्यवाद तो हम देंगे, चाहे हम वहाँ जाएं या नहीं जाएं। तो ये थैंक की जो लाइन है ये आपको यहीं तक अटैच करनी ही पड़ेगी। बस थोड़ा सा चेंज इसमें आ जाता है अगर आप इसको डिक्लाइन करते हैं। तो इस तरीके की लैंग्वेज आप एक्वायर्ड कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, बिना कोई फुल स्टॉप, बिना कोमा लगाए, बट रिग्रेट देयर इनेबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन बिकॉज ऑफ ए प्रायर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब होता है अपॉइंटमेंट, यानी कि एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, या आप उसको कह सकते हैं कि पूर्व नियोजित भेंट। तो पहले से ही आपका कोई प्लान था, उसकी वजह से आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। सपोज़ कि ये तो चलो अलग एग्जांपल है। मान लो कि अलग अलग 15th ऑफ अगस्त सेलिब्रेशन होता है इंडिपेंडेंस डे का। अब MLA तो एक ही है, आपने उसको बुलाया कि सर आप हमारे स्कूल आ जाओ, और उससे पहले अगर उसने किसी और के लिए एक्सेप्टेंस में रिप्लाई लिख दिया तो क्या वो आपको एक्सेप्ट करेगा? नहीं, वो आपके इनविटेशन को डिक्लाइन करेगा, यानी कि वो प्रायर इंगेजमेंट है उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ इन्होंने लिखा बट रिग्रेट, लेकिन उन्हें खेद है, देयर इनेबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन बिकॉज ऑफ ए प्रायर इंगेजमेंट, क्योंकि जो प्रायर इंगेजमेंट है, व्यस्तता है, उनकी पूर्व नियोजित भेंट कहीं और है, तो उसकी वजह से वो नहीं आ पाएंगे, उनके लिए उन्हें खेद है। दे विश राहुल एंड सोनी अ ब्लिसफुल कंजुगल लाइफ। यहाँ राहुल और सोनी की शादी के लिए हम उनको बुला रहे थे। तो यहाँ ब्लिसफुल का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश है, फुल ऑफ जॉय, जिसको हम चरम सुख या आप कह सकते हैं परमानंद। तो वो इस चीज़ से, कॉन्जुगल लाइफ को, ये वर्ड भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्जुगल का मतलब होता है रिलेटेड टू द मैरिज और रिलेशनशिप ऑफ ए मैरिड कपल, यानी कि जो शादी होती है जिन लोगों, उनके रिलेशनशिप के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो मतलब उनके जुड़ाव के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं राहुल और सोनी की जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा रहे, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। यानी कि यहाँ आपने दो चीज़ें देखी, जब आप डिक्लाइन करते हैं तो आप पहले की तरह ही, जैसे उसके अंदर ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट से शायद आप जल्दी अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस उसी तरह यूज़ करना है, थर्ड पर्सन आपको यूज़ करना है। यहाँ आपको मेंशन रीजन फॉर नॉट अटेंडिंग और बट रिग्रेट, इस वर्ड के साथ आप इसको लिख सकते हैं। बट रिग्रेट के साथ में आपका नहीं आने का कारण, ना अटेंड फंक्शन नहीं करने का कारण, रीज़न आपको बताना पड़ेगा।
दूसरा सेंड विशेज थ्रू द लेटर, और लास्ट में आप देखो इसमें लिखा है द विश, यानी कि मिसेज एंड मिस्टर नवदीप लामा जो है वो विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं राहुल और सोनी को उनके अच्छे शादीशुदा जीवन के लिए। तो यहाँ कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, अगर आप डिक्लाइन करते हैं, चाहे वो ये फ़र्क नहीं पड़ता है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, अगर आप जब भी डिक्लाइन लिखोगे तो आपको दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। नहीं जाने का कारण आप वहाँ पे बताओगे, लिखोगे, मेंशन करोगे, और दूसरा आपकी जो विशेज़ है वो आप लेटर के थ्रू ही भेज देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये अभी हमने कौन से पढ़े, ये हमने पढ़े फॉर्मल रिप्लाईज जो एक्सेप्टेंस के लिए थे और डिक्लाइन के थे। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं वो है इनफॉर्मल रिप्लाईज, यानी कि इनफॉर्मल इनविटेशन है तो रिप्लाईज भी कैसे रहेंगे, इनफॉर्मल। बस फ़र्क थोड़ा सा ये रहेगा कि ये एक्सेप्टेंस भी हो सकता है और ये डिक्लाइन भी हो सकता है। तो जो एग्जांपल हमने पहले पढ़ा था उसी का ही एक्सेप्टेंस एक पढ़ेंगे और एक डिक्लाइन हम पढ़ेंगे। 31 होलीटिबा, ये एड्रेस है, ये एड्रेस किसका है, ये संजना का एड्रेस है, क्योंकि उसने, मान्या ने संजना को लिखा था, अब संजना उसका रिप्लाई करती है एक्सेप्टेंस में। तो एक्सेप्टेंस बाहर लिखा गया है, बॉर्डर आपको बनाना है। 31 होलीटिबा नीमराना, उसके बाद डेट इन्होंने मेंशन की है 2020 कॉमा अप्रैल 16। उसके बाद में इसने लिखा है, स्लाइड थोड़ी चली गई उधर, दोबारा से मैं इसको कर देता हूँ। उसके बाद इन्होंने एड्रेस वगैरह, डेट वगैरह लिखी है और उसमें ये जाने वाले हैं, एक्सेप्ट हैं उसको। तो ये लिखना स्टार्ट करती है कि डियर मान्या, एज आई हर्ड अबाउट द ओपनिंग ऑफ योर्स सिटी मेकअप पार्लर। तो उन्होंने बताया था कि सिटी मेकअप पार्लर वो उन्होंने ओपन किया है। तो ये लिख रही है, देयर इज़ नो बाउंड ऑफ माई हैप्पीनेस, यानी कि मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। दैट यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम्स, कि आपने अपने जो सपने हैं वो सच कर लिए हैं सक्सेसफुली, यानी कि सफलतापूर्वक। अब यहाँ क्या है, एक्सेप्टेंस है, तो ये लिख रही है आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन। अब यहाँ क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ आई का यूज़ किया गया है, वहाँ हम ही, सी, इट और दे का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आई, वी, यू, दे सब का यूज़ किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि ये इनफॉर्मल। तो ये लिख रही है आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन ऑफ इनॉग्रेशन एंड विल स्पेंड टाइम विद यू, और मैं वहाँ ज़रूर आऊँगी इस फंक्शन के लिए, उद्घाटन के लिए, और तुम्हारे साथ समय भी बिताऊँगी। योर्स अफेक्शनेटली संजना। तो ये एक सिंपल लेटर टाइप में लिखा जा सकता है। एक्सेप्टेंस है तो वही चीज़ें आपको याद रखनी है कि आप आ रहे हैं उसके बारे में बताना है, और यहाँ बिल्कुल आप फ्री हैं कोई भी टेंस यूज़ करने के लिए और कोई भी पर्सन यूज़ करने के लिए। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है डिक्लाइन का, तो जो ये आपने एक्सेप्टेंस में लिखा है उसी को आप डिक्लाइन में भी लिख सकते हैं। तो सच सोचो कि संजना इसको डिक्लाइन कर रही है, तब भी क्या है, एड्रेस तो सेम ही है, 31 होलीटिबा नीमराना, ये कोई जगह है नीमराना में। उसके बाद में डेट उन्होंने मेंशन की कर दी है, डियर मान्या, एज आई हर्ड अबाउट द ओपनिंग ऑफ ए सिटी मेकअप पार्लर। ये उसी तरीके से कुछ चटपटी लाइन जो दोस्तों के बीच में यूज़ की जाती है उस तरीके से लिखा जा सकता है। देयर इज़ नो बाउंड ऑफ माई हैप्पीनेस दैट यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम सक्सेसफुली, कि आपने सफलतापूर्वक अपना सपना सच कर लिया है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है क्या, कि ये फंक्शन में जाएगी, नहीं, ऊपर डिक्लाइन लिखा है, आप इसकी जगह रिफ्यूजल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये कहती है आई वुड हैव डेफिनेटली अटेंडेड द इनॉग्रेशन, कि मैं निश्चित रूप से ही इस इनॉग्रेशन को, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, कोई भी न्यू ओपनिंग्स होती है उसके लिए किया जाए, तो मैं इस उद्घाटन को पक्का निश्चित रूप से अटेंड करती, इसका मतलब नहीं किया है, वुड हैव का यूज़ किया है करती। बट आई हैव माई फैमिली गेट टुगेदर ऑन द सेम डे, लेकिन उसी दिन मेरे परिवारों के अंदर गेट टुगेदर है, यानी कि एक मिलन समारोह है, इन विच मैनी रिलेटिव्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, और उसकी वजह से क्या है कि कुछ बाहर से मेहमान आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। अब वो कहती है आई एम रियली फीलिंग बैड, मुझे वास्तव में बहुत बुरा लग रहा है, फॉर मिसिंग द इवेंट, यानी कि ये जो प्रोग्राम है इसको मिस करते हुए,
प्लीज़ एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज़। अब वो क्या है कि दोस्त है तो शायद वो मनाने की कोशिश करती है, उस तरीके से उसको राज़ी करने की कोशिश कर रही है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज़, कि मेरी जो शुभकामनाएँ हैं कृपया करके उसको स्वीकार करें। योर्स अफेक्शनेटली, संजना। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एक शॉर्ट टाइम में, शायद आपको समझ आया होगा। फिर भी आपकी अगर कुछ क्वेरीज़ रहती हैं तो या तो आपकी कोई क्वेरीज़ है ही नहीं, इतनी आसानी से आपको समझ आ रहा है, और या फिर आप इसको सीरियसली देख नहीं रहे, क्योंकि अभी तक मेरे पास ना कोई किसी की क्वेरीज़ आई है और ना ही कोई कमेंट इस तरीके का आया है। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको दिया हुआ है, ना स्कूल को अब कभी आपने कुछ बताया। तो यहाँ ये पर्सनली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तक जो सीरीज़ हमने इस लॉकडाउन में स्टार्ट की थी शॉर्ट कॉम्पोजिशन की, आज वो मेरे अकॉर्डिंग फिनिश हो गई है। सभी का परिचय, इंट्रोडक्शन, उन टॉपिक्स का कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि भाई नहीं समझ आया, दोबारा समझाने की ज़रूरत है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और कल से कुछ नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।